पाठ में इद धातु के लिट लकार के मध्यम पुरुष के तीनों रूपों को पढ़ेंगे। इससे पूर्व के पाठ में हमने इद धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष के तीनों रूपों को पढ़ा था, अतः हम अब मध्यम पुरुष के रूपों को संपन्न करते हैं। तो सर्वप्रथम इद वृद्धो धातु है। इद धातु से हम लिट ले आएंगे, लिट प्रत्यय ले आएंगे। तो लिट प्रत्यय करने वाला सूत्र है लिट शेषे च। ये लिट शेषे च कहता है धातोः भविष्यति लिट प्रत्ययः परश्च भवति, क्रियायाम असत्याम सत्याम वा। अर्थात धातु से भविष्यत काल में लिट प्रत्यय होता है। यदि क्रियार्थ क्रिया हो रही हो अथवा न हो रही हो तो भी धातु से भविष्यत काल में लिट प्रत्यय होता है। तो क्रियार्थ क्रिया अर्थात एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया जब हो रही हो तो उसमें जो मुख्य क्रिया है उसमें लिट लकार होगा, लिट लकार का हम प्रयोग करेंगे। और सामान्य भविष्यत काल में भी लिट लकार का प्रयोग होता है। अतः यह सूत्र में कहा है शेषे, लिट शेषे च। तो शेषे का मतलब होता है उक्तात् अन्यः शेषः, मतलब जो कहे गए हैं उनसे जो शेष है उसमें लिट लकार होता है। तो इससे पूर्व लुट लकार कहा जा चुका है भविष्यत काल में, आगे भी कहे जाएंगे। तो उनसे जो शेष है ये क्या है, उसमें लिट लकार हो जाएगा। अतः हम एध धातु से लिट प्रत्यय का विधान करेंगे। यहाँ लिट में ट के हलन्त्यम से इत्संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप करेंगे, तथा रि में जो रि है उसके उपदेश जनुनासिक के इत से इत संज्ञा करेंगे एवं तस्य लोपा से लोप करने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा। तो स्थिति रहेगी एध ल। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिप तस्थि सिप थस्था मिप बस्मस ताताम झ था साथाम ध्वमिट बहिमहि। ये कहता है धातु से ल के स्थान पे तिप तस्थि सिप थस्था मिप बस्मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही मही, ये 18 प्रत्यय होते हैं। तो लिट का जो ल शेष था उसके स्थान में क्या हो जाएगा, ये 18 प्रत्यय आएंगे। किंतु हमें मध्यम पुरुष के एक वचन का ही रूप इष्ट है, अतः एकत्व की विवक्षा में हम द्विवचनैक वचने इस सूत्र से एकत्व की विवक्षा में हम थास प्रत्यय का विधान करेंगे। तो एध थास ये स्थिति रहेगी, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एधिष्य से यह रूप निष्पन्न करना, अतः हम थास प्रत्यय ले आएंगे। इस अवस्था में सूत्र लगेगा स्यतासील रिलुटो हो। ये सूत्र जो है कर्तरी शब्द का बाध करता है, अर्थात कर्तरी शब्द का अपवाद सूत्र है, क्योंकि कर्तरी शब्द से शब्द विकरण ले आते हैं, क्योंकि वो कर्तावाची सर्वधातु के परिवर्ते वो शब्द विकरण करता है। तो यहाँ पे थास जो है वो क्या है, तिंग है, अतः तिंशित सार्वधातुकम से इसकी क्या है, सार्वधातुक संज्ञा है। वो कहता है तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो ये आपका थास है, तिंग है, अतः इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। तो सार्वधातुक होने से कर्तरी शब्द से क्या है, शब्द विकरण की प्राप्ति है, किंतु उसका अपवाद भूत सूत्र है स्यतासील रिलुटो हो। ये कहता है धातो हो रिलुटो हो स्यतासी प्रत्ययौ भवतः। तो धातु से रि एवं लुट को क्या होता है, स्य एवं तासी प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ सूत्र में रि से लिट एवं रिंग का ग्रहण करना है। तो यहाँ पे ये लिट लकार है, लिट के स्थान पे हमने ये थास आदेश किया, अतः लिट है, उसको हम स्य विकरण करेंगे, क्रमशः आदेश होते हैं। तो स्य के ये जो लिट और रिंग को स्य प्रत्यय होता है एवं लुट को तासी होता है, अतः हम ये लिट होने से हम स्य विकरण ले आएंगे।
तो एध स्य थास ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में अब सूत्र लगेगा आर्ध धातु कस्यट बलादेह। ये कहता है बलादेह आर्ध धातु कस्य इड आगमो भवति, अर्थात बलादि आर्ध धातु को इट आगम होता है। तो ये जो है आपका स्य जो विकरण है वो क्या है, आर्ध धातुक है, क्योंकि तिंशित सार्वधातुकम तो कहता है तिंग और शीत की, तिंशित सार्वधातुकम कहता है तिंग और शीत की सार्वधातुक संज्ञा होती है, किंतु ये तिंग और शीत से भिन्न है, अतः सार्वधातुक संज्ञा तो हो नहीं सकती, अतः सूत्र लगा आर्ध धातुकम शेषा। ये कहता है तिंग और शीत से जो भिन्न है उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है, तो ये जो स्या है वो तिंग और शीत से भिन्न है, अतः इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हुई। आर्ध धातुक संज्ञा होने का फल हुआ आर्ध धातु का सेट बलादे है, अतः बलादि आर्ध धातु को इट आगम होगा। तो आपका स्य जो विकरण है वो आर्ध धातुक है। बलादि इसलिए है क्योंकि वल प्रत्याहार में य को छोड़ के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, तो ये आपका वल प्रत्याहार के अंतर्गत स आता है, अतः बलादि आर्ध धातुक है, इसको इट आगम हो जाएगा। इट कैसा है, टित है, उसका ट इत संज्ञक है, अतः इट होने से अर्थात टित होने से आद्यंतौ टकितौ इस सूत्र से टित आगम होने से आदि में बैठेगा, मतलब स्य के आदि में बैठेगा, और यदि कित होता तो अंत में बैठता, किंतु ये टित है अतः स्य के आदि में बैठा, तो स्थिति रहेगी एध इट स्य थास। इस स्थिति में इट के ट के हलंत्याम से इत संज्ञा करेंगे एवं तस्य लोपा से लोप करने के पश्चात ई मात्र शेष रहेगा, अतः संपूर्ण स्थिति रही एध ई स्य थास। इस स्थिति में अब सूत्र लगेगा आदेश प्रत्ययोः। ये कहता है इन कवर्गाभ्याम परस्य आदेश प्रत्ययोः सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, अर्थात इन तथा कवर्ग से उत्तर आदेश एवं प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो यहाँ पे इण से उत्तर है, इण से उत्तर का मतलब इण प्रत्याहार के अंतर्गत ई आता है, उसके बाद आपका जो ये स्या जो है वो प्रत्यय का सकार है, उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो मूर्धन्य आदेश क्या होगा, स को मूर्धन्य आदेश श हो जाएगा, तो मूर्धन्य आदेश होने के पश्चात एध ई श थास ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा थासह से। ये कहता है टित संबंधिनः थासः से आदेशो भवति, अर्थात टित संबंधी जो थास है उसको से आदेश होता है। तो थास जो है वो टित लकार संबंधी है, क्योंकि हमने ऋट के स्थान पे थास ये जो मध्यम पुरुष के एक वचन में आदेश किया था, तो ये आपका टित लकार संबंधी है थास, उसके स्थान पे हम से आदेश कर देंगे, तो स्थिति रहेगी एध ई श से। पुनः वर्ण सम्मेलन के पश्चात आपका रूप निष्पन्न होगा एधिष्य से। अग्रिम रूप है आपका मध्यम पुरुष के द्विवचन का रूप है एधिष्ये थे। तो पूर्ववत ही हम एध वृद्धो धातु से एध धातु से लृट प्रत्यय ले आएंगे। लृट प्रत्यय करने वाला सूत्र है लृट शेषे च। तो लृट जो भविष्य धातु से भविष्यत काल में हम लृट प्रत्यय ले आएंगे, अतः एध धातु से हम लृट प्रत्यय ले आए, टक के हलंत्यम से इत संज्ञा किया एवं जो री है उसका उपदेश जनुनासिक के इत से इत संज्ञा किया एवं तस्य लोपा से लोप करने के पश्चात ल मात्र शेष रहा, तो एध ल ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में हम सूत्र लगाएंगे तिप तस्सी सिप्थस्था मिप बस्मस्ताताम झ था साथाम ध्वमिट बहिमहि। ये कहता है धातु से ल के स्थान पे तिप तस्झी सिप्थस्था मिप बस्मस
त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिं, ये 18 प्रत्यय होते हैं। किंतु हमें मध्यम पुरुष के द्वित्व की विवक्षा में आत्मने पद का द्विवचन ही इष्ट है, अतः द्विवचनैक वचने इस सूत्र से हम द्वित्व की विवक्षा में आथाम प्रत्यय ले आएंगे। तो एध आथाम ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सितासील री लुटो हो यह सूत्र प्रवृत्त होगा। और यह जो आथाम है ये क्या है, तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा इसकी हुई है। अतः कर्तरी शब्द से यहाँ पे कर्तावाची सार्वधातुक के परे रहते शब्द विकरण भी प्राप्त है, अतः उसका अपवाद भूत सूत्र है सितासील री लुटो हो। तो ये कहता है कि धातो हो री लुटो हो सितासी प्रत्ययौ भवतः। तो सूत्र में री से यहाँ रिट एवं रिंग लेना है, अतः धातु से हम एध धातु से यहाँ रिट परे रहते, अर्थात रिट के स्थान पे जो आथाम किया है तो रिट है, इसको क्या हो जाएगा, हम स्या प्रत्यय करेंगे अर्थात स्या विकरण ले आएंगे। तो एध स्या आथाम ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा आर्ध धातु कस्यट बलादेह। ये कहता है बलादेह आर्ध धातु कस्य इट आगमो भवति, अर्थात बलादि आर्ध धातु को इट आगम होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्य जो है वो आपका आर्ध धातुक है। कैसे? क्योंकि तिंक्षित सार्वधातुक हम क्या कहता है, तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, किंतु ये तिंग और शित से भिन्न है, इसीलिए इसकी आर्धधातुकम विशेषा से आर्धधातुक संज्ञा हुई। आर्धधातुक संज्ञा का फल ये हुआ कि आर्धधातुक कस्यट बलादेह से बलादि आर्धधातुक है, क्योंकि बल प्रत्याहार के अंतर्गत या को छोड़ के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, अतः बल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी आता है, अतः बलादि आर्धधातुक मिल गया। बलादि आर्धधातुक होने से इसको इट आगम होगा। इट कैसा है, टित है, अतः आद्यंतौ टकितौ इस सूत्र से टित होने से आदि में बैठेगा, यदि कित होता तो अंत में बैठता, अतः ये इट कैसा है, आपका टित है, अतः स्या व्याकरण के आदि में बैठेगा। एध इट स्या आथाम ये स्थिति रही। पुनः इट का जो ट है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप होने के पश्चात ई मात्र शेष रहेगा। तो एध ई स्य आथाम ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा आदेश प्रत्ययोः। ये कहता है इन कवर्गाभ्याम परस्य आदेश प्रत्ययोः। आदेश प्रत्ययोः सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, अर्थात इण तथा कवर्ग से उत्तर आदेश एवं प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो आपका इट जो है वो इण प्रत्याहार के अंतर्गत है, तो इण से पर क्या है, स्य है, स्य जो विकरण है उसका जो स है वो क्या है, प्रत्यय का सकार है, उसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। तो मूर्धन्य स को मूर्धन्य का हो जाएगा, श हो जाएगा, अतः एध ई श आथाम ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा टित आत्मने पदानाम टेरे। ये कहता है टित संबंधी नाम आत्मने पदानाम प्रत्ययानाम टेहे एत्वं भवति, अर्थात टित संबंधी जो आत्मने पद का प्रत्यय उसके टी भाव को एत्व होता है। तो यहाँ पे क्या है, टितलकार संबंधी है, क्योंकि लिट कैसा है वो टितलकार है, और उससे संबंधित क्या है, आथाम ये प्रत्यय है, क्योंकि हमने उसके स्थान पे ये आथाम प्रत्यय का विधान किया है। अतः ये आत्मने पद का प्रत्यय है आथाम, इसका टी भाग क्या है, अंतिम अच आम, उसको क्या हो जाएगा, एत्व हो जाएगा। तो टी संज्ञा विधायक सूत्र है, ये तो सबको पता है, अचोन्त्यादि टी, अतः अंतिम अच
जो होता है वो टी भाग होता है, अतः उसको एत्व हो गया। तो आम को एत्व होने के पश्चात आथे। तो इस प्रकार स्थिति रही एध ई श आथे। इस स्थिति में सूत्र लगेगा आतो ङितः। ये कहता है सार्वधातुकस्य ङिद् अवयवस्य आकारस्य इय इत्ययम् आदेशो भवति। अर्थात ङित् ङित् का जो अवयव आकार, उसके जो उसका जो ङित् ङित् अवयव जो आकार, उसको क्या होता है, इय आदेश होता है। अतः ये ङित् कैसे है हम इसको जानेंगे। आथम जो किया था आदेश, तो ये ङित् इसलिए है क्योंकि सार्वधातुकम अपित्, ये कहता है अपित् सार्वधातुकम ङित्वद् भवति। तो जो अपित् है अर्थात जिसका पकार इत नहीं हुआ है, वो सब क्या है, अपित है। तो टिप सिप मिप को छोड़ के जितने भी प्रत्यय हैं, अर्थात 15 जो प्रत्यय हैं वो क्या है, आपके अपित है। तो अपित होने से ङित्वत् हुआ सार्वधातुकम अपित से। अतः ङित् ये हुआ। ङित् का अवयव जो आकार, तो ङित् का अवयव आकार क्या है आपका, आथाम का आ है, उसको क्या हो जाएगा, और सार्वधातुक भी है आथाम, क्योंकि तिंशित सार्वधातुकम से हमने सार्वधातुक संज्ञा की है इसकी। तो ङित् का अवयव आकार है और इसको क्या हो जाएगा, इ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति रहेगी आपकी एधि श इय थे, ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा लोपो व्योर्बलि। ये कहता है बलि परतः वकार यकारयोः लोपो भवति। अर्थात बल परे रहते वकार यकार का लोप होता है। तो यहाँ पे बल क्या है, थ क्या है आपका बल है, क्योंकि यकार को छोड़ के बल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अतः ये थ क्या है, आपका बल है। अतः बल परे रहते इ का जो यकार है उसका लोप हो गया। अतः स्थिति रहेगी एधिष्य इ थे। पुनः इस स्थिति में सूत्र लगेगा आद गुणः। ये कहता है अवर्णाद अचि परतः पूर्व परयो स्थाने गुणैकादेशो भवति। अर्थात अवर्ण से उत्तर अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। तो यहाँ पे एधिष्य इ थे, ये स्थिति है। यहाँ पे स्य का जो य है उसमें जो अ लगा है वो क्या है, अवर्ण से उत्तर है, अर्थात उसमें अ है, तो अवर्ण से उत्तर मिला आपको। और अच परे रहते तो इ का जो इ है वो अच परे है, क्योंकि अच प्रत्याहार में इ वर्ण आता है। अतः अवर्ण से उत्तर अच परे मिला और दोनों के स्थान में अर्थात पूर्व अ और पर इ के स्थान पे क्या होता है, गुण एक आदेश होगा। तो अ का स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीय कंठ और इच्छुशास्तालभ्य। ई का स्थान है तालु, अतः ए दे दो कंठे तालभ्यो ए हो जाएगा। गुण वर्ण क्या है आपका अ ए ओ, अतः दोनों के स्थान पे क्या हो गया, ए आदेश हो गया, अर्थात गुण हो गया। तो गुण होने के पश्चात एधिष्ये थे रूप यह निष्पन्न हुआ। तो इस प्रकार हमने मध्यम पुरुष के द्विवचन का भी रूप बनाया। अब अग्रिम है आपका मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप एधिष्यध्वे। पूर्ववत ही स्थिति को समझेंगे। तो एध वृद्ध धातु है, एध धातु से हम लृट प्रत्यय ले आएंगे। लृट प्रत्यय लाने वाला, लृट प्रत्यय करने वाला सूत्र है लृट शेषेच, जो कि हम विस्तार से पूर्व में ही जान चुके हैं इसको। अतः भविष्यत काल में धातु से हम लृट प्रत्यय का विधान करेंगे। तो एध लृट ये स्थिति रहेगी। ट की हलंत्यम से इत संज्ञा करेंगे एवं तस्य लोपा से लोप, तथा री का जो री है उसका उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा किया एवं तस्य लोपा से लोप किया। पुनः लोप करने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा। तो स्थिति रहेगी एध ल।
इस स्थिति में सूत्र लगाएंगे तिप तस्धी सिप थस्था मिप बसमस ताताम झ था साथाम ध्वमित वही मही। इससे क्या होता है, ये कहता है कि धातु से ल के स्थान पे तिप तस्धी सिप थस्था मिप बसमस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, ये 18 प्रत्यय होते हैं। किंतु हमें मध्यम पुरुष के बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय ही इष्ट है, वो भी आत्मने पद का। अतः हम बहुषु बहुवचनम इस सूत्र से बहुत्व की विवक्षा में हम बहुवचन का प्रत्यय ले आए ध्वम, तो स्थिति रहेगी एध ध्वम। तो इस स्थिति में कर्तयी शब्द विकरण, कर्तयी शब्द सूत्र से शब्द विकरण की भी प्राप्ति है, क्योंकि ये जो है आपका ध्वम वो तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञक है, अतः कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शब्द विकरण की प्राप्ति है। किंतु उसका शब्द विकरण शब्द का अपवाद भूत है सूत्र सितासी लृलुटोः। ये कहता है धातोः लृलुटोः सितासी प्रत्ययौ भवतः, अर्थात धातु से लृ एवं लुट अर्थात लृंग, लृ से यहाँ लृंग लृट एवं लृंग लेना है, अतः लृंग एवं लृट तथा लुट को क्या होता है स्य तासी, ये क्रमशः आदेश होते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका ध्वम लृट के स्थान पे हुआ है, अतः ये लृट है, अतः इसको क्या हो गया स्य प्रत्यय हुआ, अर्थात स्य विकरण लेके आएंगे तो एध स्य ध्वम, ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा आर्ध धातु कस्येट बलादेह। ये कहता है बलादेह आर्ध धातु कस्य इट आगमो भवति, अर्थात बलादि आर्ध धातु को इट आगम होता है। तो आपका जो स्य विकरण है वो क्या है आर्ध धातुक है, क्योंकि तिंशित से भिन्न है, अतः आर्ध धातुक शेषा से इसकी आर्धधातुक संज्ञा है, अतः आर्धधातुक है। और बलादि है इसलिए क्योंकि बल प्रत्याहार के अंतर्गत स आता है, तो बलादि आर्धधातुक है, इसको क्या हो जाएगा इट आगम हो जाएगा। इट कैसा आपका टित है, अतः आद्यंत टकितौ, आद्यंत टकितौ इस सूत्र से टित होने से जिसको इट आगम हुआ है उसके आदि में होगा, अतः एध इट स्य ध्वम, ये स्थिति रहेगी। तो इट की इट के हलंत्यम से इत संज्ञायम तस्य लोपः से लोप करने के पश्चात ई मात्र शेष रहेगा, तो स्थिति रहेगी एध ई स्य ध्वम। इस स्थिति में सूत्र लगेगा आदेश प्रत्यययोः। ये कहता है इन कवर्गाभ्याम परस्य आदेश प्रत्यययोः सकारस्य मूर्धन्य आदेशो भवति, अर्थात इन एवं कवर्ग से पर में पर अर्थात उत्तर आदेश एवं प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। तो यहाँ पे इण से उत्तर है, क्योंकि इण प्रत्याहार के अंतर्गत इट का जो ई जो है वो इण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अतः इण से उत्तर है एवं प्रत्यय का सकार है। स्य का जो स है वो प्रत्यय का सकार है, अतः इसको मूर्धन्य आदेश हो गया, तो स को मूर्धन्य आदेश हुआ श, तो स्थिति रहेगी आपकी एध ई श ध्वम। इस अवस्था में सूत्र लगेगा टित आत्मने पदानाम टेरे। ये कहता है टित संबंधाम आत्मने पदानाम प्रत्ययानाम टेह इत्वम भवति, अर्थात टित संबंधी जो आत्मने पद का प्रत्यय उसके टी भाग को इत्व होता है, अतः ये टित लकार संबंधी है ध्वम, क्योंकि हमने लृट के स्थान पे किया है ध्वम आदेश, अतः ये टित लकार संबंधी आत्मने पद का प्रत्यय है, उसका टी भाग को क्या हुआ ध्वम का जो अम है वो टी भाग हुआ, उसकी वो क्या हो जाएगा एत्व हो जाएगा, तो द्वे हो गया। तो इस प्रकार एधिष्य द्वे, वर्ण सम्मेलन के पश्चात एधिष्य द्वे यह रूप निष्पन्न हुआ। इस प्रकार हमने मध्यम पुरुष के तीनों रूपों को सिद्ध किया। धन्यवाद। आज के पाठ में बस इतना ही।